हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आ गए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम कर रहे थे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी डन। अब हम लास्ट चैप्टर के साथ आ गए, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग कीलेट लिगेंड एंड एम्बिडेंटेट लिगेंड। याद रखो, कीलेट लिगेंड की बात करें तो ये वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास दो या दो तीन से ज्यादा डोनर साइट्स होती है, जिनके द्वारा फ्रॉम विच दे कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम एंड बना लेता है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर। उनको हम बोलते हैं कीलेट या फिर लीगेटिंग लिगेंड। एंड ये जो प्रोसेस है रिंग फॉर्मेशन का, उसको हम बोलते हैं कीलेशन या फिर लाइगेशन। अगर वो कीलेशन का डेफिनेशन भी पूछ लेता है तब भी ये लिख सकते हो। कमिंग टू सेकंड वन, दैट इज एम्बिडेंटेट लिगेंड। इसमें कह रहा है बच्चा लिगेंड्स व्हिच हैव टू डोनर एटम्स एंड कैन फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन they form only one coordinate bond at a time. They are called as ambidentate ligand. फॉर एग्जाम्पल बात करें तो NO2 माइनस एंड HCN इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और अगर बात करें कि बच्चा कीलेट लिगेंड के एग्जाम्पल्स की, अगर आप लिखना चाहो कीलेट लिगेंड के एग्जाम्पल, तो आप लिख सकते हो EN यानी कि इथेन 1,2 डाई अमाइन। और सिमिलरली आप लिख सकते हो ऑक्सलेट आयन एज एग्जाम्पल्स फॉर कीलेट लिगेंड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चा डिफाइन करो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को एंड ऑन व्हाट फैक्टर CFSC डिपेंड्स। राइट। और सेकंड पार्ट कह रहा है एक्सप्लेन करो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं बच्चा, फर्स्ट पार्ट को। याद रखना, द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू टू सेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, उसको ये बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पहला नेचर ऑफ लिगेंड पे एंड दूसरा चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम पे। बात करें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो आप बोल सकते हो द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग CFSC वैल्यूज, उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSC वैल्यूज मैंने आपको पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख कर दे दी है। तो इसको मगअप करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से लर्न कर जाना, जैसे कि हेलोजन्स लर्न कर जाना, आई, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन वाटर लिख देना, देन लास्ट के EnCN का CO लिख देना। तो दैट्स ऑल, बस याद रखना इसकी डेफिनेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चा राइट लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है 1 या 2 नंबर के लिए। तो याद रखना बच्चा, पहला लिमिटेशन है वर्नर थ्योरी का, दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इनएबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दूसरा लिमिटेशन है बच्चा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर, नहीं बताती है कलर के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बताती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बताती है, दैट इज शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थर्ड कह रहा है बच्चा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स इन वेरियस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ऑल दीज यू कैन राइट एज द लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। सिमिलरली अगर 4 पॉइंट लिखना है तो इसको तोड़ के 4 पॉइंट बना देना। ऐसे लिख देना, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फिर अगला पॉइंट बना देना, इट डज नॉट एक्सप्लेन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चा फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर। कभी कभी कोऑर्डिनेशन नंबर ना निकलवा के वो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि डिफाइन करो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। तो आप लिख सकते हो बच्चा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स स्लैश कोऑर्डिनेट बॉन्ड present around the central metal atom। याद रखो बच्चा, कोऑर्डिनेशन नंबर की जब भी बात करेगा तो बोलोगे इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स और स्लैश कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि प्रेजेंट रहते हैं अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर एक अलग चीज है और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना एक अलग चीज है। दोनों को अलग अलग डिफरेंट मेथड से निकाला जाता है, राइट। चलो मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए बच्चा कि लिगेंड क्या होता है और वो कौन से टाइप का लिगेंड है, वो मोनोडेंटेट है, डाइडेंटेट है या बाइडेंटेट है। डाइडेंटेट बाइडेंटेट एक ही चीज होती है, या फिर वो पॉलीडेंटेट है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते वक्त हमको काउंटर आयन से कोई मतलब नहीं होता, ना ही सेंट्रल मेटल एटम से मतलब होता। सिर्फ ये देखो कि भैया ये जो लिगेंड है, सेंट्रल मेटल एटम से जो चीज अटैच रहती है उसको हम बोलते हैं लिगेंड। तो यहाँ देखो ये जो CN है यानी कि कायनाइड है,
ये मोनोडेंटेट का एग्जांपल है, इसकी डेंसिटी कितनी है 1, तो हाउ मेनी आर देयर 6, तो 1 into 6 is 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। कमिंग टू दिस FeCO, अगेन ये जो CO है हमारे पास बच्चा, ये भी एक मोनोडेंटेट का एग्जांपल है, तो इसकी डेंसिटी भी 1, और हाउ मेनी आर देयर 5, तो 1 into 5, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी आ गया 5। कमिंग टू दिस वन, अगेन यहाँ पर लिगेंड दिख रहा है हमको EN, यानी कि इथेन 1,2 डाइअमाइन। याद रखो ये जो EN है बच्चा, ये हमारा डाइडेंटेट, जिसको बाइडेंटेट भी बोला जाता है, तो इसकी डेंसिटी होती है 2, एंड हाउ मेनी आर देयर 3, तो 2 3 6, तो इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अगर 3 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो टाइप ऑफ लिगेंड है वो बाइडेंटेट है। कमिंग टू फोर्थ पार्ट, ये कह रहा है कोबाल्ट से EDTA अटैच है हमारा, और याद रखना ये जो EDTA होता है ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। हेक्सा बोले तो 6 इसकी डेंसिटी होती है, और हाउ मेनी आर देयर 1, तो 6 1 the 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी आ गया 6। कमिंग टू लास्ट पार्ट, यहाँ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट से तीन लिगेंड्स अटैच है, ऑक्सलेट आयन, अमोनिया एंड वाटर, जिसको एक्वा बोलते हो, राइट। तो देखो यहाँ ऑक्सलेट आयन का डेंसिटी होता है 2, और है कितने, ओनली 1, तो 2 into 1 प्लस, यहाँ देखो अमोनिया एक अगेन मोनोडेंटेट का एग्जांपल है, तो इसकी डेंसिटी भी होगी 1, लेकिन है कितने अमोनिया 2, तो 1 into 2 प्लस एक्वा यानी कि वाटर का डेंसिटी भी होता है 1, ये भी मोनोडेंटेट का एग्जांपल है, तो 1 into 2, तो सबको मल्टीप्लाई करो, 2 1 the 2 प्लस 2 1 the 2 प्लस 2 1 the 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया इस कंपाउंड का, इस कॉम्प्लेक्स का एज 6। सिमिलरली साथ ही साथ में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना सिखा देता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना सिखा देता हूँ, जो नोमेनक्लेचर में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, राइट। याद रखो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बच्चा ऑलवेज कैलकुलेट करा जाता है, ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर सेंट्रल मेटल एटम के लिए, राइट। चलो इस कंपाउंड का सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इस ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालते वक्त हम सारे चीजों को ध्यान में रखते हैं, यानी कि काउंटर आयन को भी ध्यान में रखते हैं और लिगेंड्स को भी ध्यान रखते हैं। यहां पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो तो भैया आपको पता होना चाहिए कि वो जो लिगेंड है उस पर कितना चार्ज है, राइट। उस वो नेगेटिव चार्ज लेकर बैठा है, वो पॉजिटिव चार्ज लेकर बैठा है, या वो कितना चार्ज लेकर अपने ऊपर बैठा हुआ है। तो देखो यहाँ पर हमको काउंटर आयन भी इंक्लूड करने हैं। याद रखो ये पोटेशियम ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, और पोटेशियम पे चार्ज होता है बच्चा +1 का। एंड हाउ मेनी पोटेशियम आयंस आर देयर, हाउ मेनी पोटेशियम एटम्स आर देयर 4, तो 1 into 4 प्लस सेंट्रल मेटल एटम का कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको मानेंगे x प्लस Cn कायनाइट पे चार्ज होता है बच्चा -1 का, तो -1 into हाउ मेनी आर देयर 6। और बताओ मुझे क्या इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज लगा हुआ है यहाँ पे, जैसे ये 3+ लगा हुआ है, क्या यहाँ पे चार्ज है? नहीं, तो इसको इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल, राइट। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 the 4 प्लस x प्लस माइनस माइनस 6 1 the 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 और -6 बचा, कितना बचा माइनस का 2 बचा, इज इक्वल टू 0, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया एज +2। तो इसी तरीके से आप सारे ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हो, राइट। सिमिलरली मैं इसका डी वाले का निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे कोबाल्ट है, जिसका निकालते हैं बच्चा उसका x मान लेते हैं। याद रखो ये EDTA है तो हेक्साडेंटेट लिगेंड, लेकिन इसमें चार्ज होता है -4 का, -4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 ही है ना, तो -4 into 1 -4 आ जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +4। सिमिलरली इसका यही निकाल कर दिखा देता हूँ। देखो कोबाल्ट का निकालेंगे x, ऑक्सलेट हमारा होता है बच्चा कैसा आयन, ये होता है हमारा -2, यानी कि इस पे चार्ज होता है -2 का, -2 into 1 प्लस अमोनिया पे होता है बच्चा 0, न्यूट्रल लिगेंड है, 0 into 2 0, और एक्वा भी होता है बच्चा 0 into 2, इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल, राइट, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। सॉरी ये भी है हमारे पास Cl, ये भी तो Cl है, तो Cl पे कितना चार्ज होता है -1, और इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल। चलो इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस माइनस माइनस 2 1 the 2 प्लस 0 into 0 0 प्लस 0 into 0 0 -3 इज इक्वल टू 0। चलो x इज इक्वल टू आ गया +3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया इस कंपाउंड का एज +3। सॉल्व करके देख सकते हो खुद से, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चा आपसे ड्रॉ करो अ फिगर टू शो स्प्लिटिंग ऑफ डीजनरेट डेल्टा O ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ ये बच्चा ये जो डेल्टा O है ये इंडिकेट कर रहा है CFSC को,
एंड ये जो O लिखा है मैंने, ये इंडिकेट कर रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को। तो आप कह सकते हो डेल्टा O इज CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सिमिलरली दूसरा पार्ट कह रहा है हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लिगेंड इफेक्टेड। तो याद रखो बच्चा, ये वैसे तो हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है अगर इसकी डिटेल में जाया जाए तो, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं कि हाउ कैन यू ड्रॉ द फिगर टू शो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले क्या करना बच्चा, एनर्जी का डायग्राम प्लॉट कर लेना, राइट। ये रहा आपका एनर्जी का डायग्राम, राइट। जब हम फिगर बनाते हैं टू शो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो स्टार्टिंग में इनिशियली हमारे पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होती हैं, 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होती हैं, राइट। पहली वाली का नाम होता है डी एक्स वाई, दूसरी का नाम होता है डी वाई जेड, तीसरी का नाम होता है डी जेड एक्स, चौथी का नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड लास्ट वाली का नाम होता है डी जेड स्क्वायर यानी कि डी जी स्क्वायर, राइट। अब याद रखो जब भी लिगेंड्स इनको इन डी ऑर्बिटल्स को अप्रोच करेगा तो इनकी एनर्जी बढ़ने लगेगी। अभी तक स्टार्टिंग में वो इनको अप्रोच नहीं करते, लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी स्लाइटली थोड़ी सी बढ़ जाती है। अभी लिगेंड इनके करीब नहीं आया है, राइट, तो इनकी एनर्जी स्लाइटली थोड़ी बढ़ जाती है, एंड इस फॉर्म को हम बोलते हैं परटर्ब्ड फॉर्म, परटर्ब्ड फॉर्म, राइट। इसका नाम है डी एक्स वाई, ये रहा डी वाई जेड, ये रहा डी जेड एक्स, ये रहा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड ये रहा डी जेड स्क्वायर, ये माइनस, राइट। अब जैसे ही लिगेंड्स इन 5 डी ऑर्बिटल्स को अप्रोच करते हैं तो ये जो डी ऑर्बिटल का सेट है ये स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 सेट्स, राइट, इनटू 2 सेट। इस ऊपर वाले सेट को हम बोलते हैं बच्चा, इस ऊपर वाले सेट को बोलते हैं हम, इस ऊपर वाले सेट को बोलते हैं ईजी सेट, एंड इस नीचे वाले सेट को बोलते हैं T2G सेट। ऊपर वाले सेट में जो ये ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है इसका नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड इस सेकंड वाली का नाम होता है डी जेड स्क्वायर। सिमिलरली जो T2G सेट है इसमें ये वाली ऑर्बिटल का नाम होता है डी एक्स वाई, इसका होता है डी वाई जेड, एंड इसका होता है डी जेड एक्स, राइट। अब याद रखना ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, हालांकि होना कितना चाहिए था, इतना, यहाँ आना चाहिए था स्प्लिट होके, लेकिन ये एनर्जी बढ़ गई और ये नीचे वाले T2G सेट का एनर्जी घट गया। इस डिफरेंस को यानी कि यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं CFSE, और CFSE का फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट में बताना है, या फिर इसको डिनोट करते हैं बच्चा डेल्टा O से, डेल्टा O या फिर CFSE एक ही बात है। एंड इस इमेजिनरी सेंटर को जो मैंने बीच में ड्रॉ करा है इसको बोलते हैं बेरी सेंटर, बेरी सेंटर, राइट। अब इतनी एनर्जी आनी चाहिए थी इस बेरी सेंटर के अनुसार, लेकिन इतना एनर्जी बढ़ गया, इतना एनर्जी का डिफरेंस आ गया, दैट मींस एनर्जी इतनी बढ़ गई। और नीचे बात करें तो एनर्जी घट गई। अब वो ये भी पूछ लेता है कि जो एनर्जी बढ़ गई ये कितनी बढ़ गई, तो याद रखना इट हैज इंक्रीज बाय 3/5 ऑफ डेल्टा O, जिसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, और प्लस 0.6, राइट। और कितनी घट गई एनर्जी तो उसको लिख सकते हो एज 2/5 ऑफ डेल्टा O, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू माइनस 0.4। तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द फिगर टू शो स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का डायग्राम शो करे तो जस्ट उसका अपोजिट होता है, राइट। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, कह रहा है हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लिगेंड इफेक्टेड, मतलब एक लिगेंड का मैग्नीट्यूड कैसे उसको इफेक्ट करता है। याद रखना बच्चा, हम कह सकते हैं ये जो हमारी डेल्टा O होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा O यानी कि CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज अफेक्टेड बाय, ये अफेक्ट करी जाती है बाय द नेचर ऑफ लिगेंड, कि वो लिगेंड कौन से टाइप का है। याद रखो अगर लिगेंड होगा स्ट्रॉन्ग, इफ द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, so it will cause large splitting of d orbital, राइट। ये कहना चाह रहा है बच्चा कि अगर ये जो लिगेंड जो इसको अप्रोच कर रहा है डी ऑर्बिटल का, अगर वो स्ट्रांग होगा तो ये जो गैप आया है यहाँ से यहाँ तक ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर लिगेंड स्ट्रांग और वीक होगा तो ये एनर्जी का गैप घट जाएगा, हो सकता है यहाँ आए वो बॉक्सेस, ठीक है।
तो यही लिख सकते हैं, इफ द ligand is weak it will cause less CFSE या फिर डेल्टा O से डिनोट कर दो। तो मैंने लिख दिया if the ligand is strong so it will cause large splitting of d orbital and if the ligand is weak it will cause less CFSE यानी कि डेल्टा O। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि डिफरेंशिएट करो बिटवीन होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो याद रखो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन लिंक रहता है सिर्फ एक टाइप के लिगेंड से, उसको हम बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। सिंस होमो का मतलब ही सेम होता है, तो देखो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम में जो लिगेंड्स है वो 6 के 6 कायनाइड्स हैं। सिमिलरली यहाँ कोबाल्ट में जो 6 के 6 लिगेंड्स हैं वो अमोनिया के हैं, तो ये आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। सिमिलरली कह सकते हो बच्चों वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन लिंक्ड रहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड से, उनको हम बोलते हैं एज हेटेरो। हेटेरो का मीनिंग ही डिफरेंट होता है। तो देखो यहाँ कोबाल्ट यानी कि सेंट्रल मेटल एटम दो टाइप के लिगेंड अमोनिया और क्लोरीन से अटैच्ड है। सिमिलरली यहाँ पे कोबाल्ट को देखो ये अमोनिया और एक्वा यानी कि वाटर से अटैच है, तो ये हम कह सकते हैं दैट इट इज एन एग्जांपल फॉर heteroleptic complexes. Coming to question number 7. Question number 7 में कह रहा बच्चा write some postulates of Werner's theory. Right? तो postulates आप लिख सकते हो as some of the postulates of Werner's theory are listed below. पहला postulate, according to Werner, central metal atom जो होता है वो possess करता है two type of valencies. पहली primary जिसको ionizable भी बोलते हो and secondary जिसको non ionizable भी बोलते हो. Right? Second point कह रहा बच्चा every central metal atom has tendency to satisfy both primary as well as secondary valency. Third है बच्चों हमारे पास secondary valencies are directed in space towards internal position. Similarly चौथा कह रहा है बच्चा spatial arrangement of ligands around the central metal atom gives geometry which is also known as coordination polyhedra. और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि define coordination polyhedra, तो इसको अच्छे से देख लेना पॉइंट नंबर 4 को। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है बच्चा वर्नर ने स्टेट करा था that octahedral, tetrahedral and square planar geometrical shapes are ज्यादातर common in coordination compounds. तो these are all the postulates of Werner's theory. ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है राइट सम पोस्टुलेट्स ऑफ वीवीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये वीवीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको दी थी लिनस पॉलिंग ने इन 1931 यानी कि 1931। इसके पोस्टुलेट्स कहते हैं बच्चा द मेटल लिगेंड बॉन्ड अराइजेस बाय द डोनेशन ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम। दूसरा पोस्टुलेट कहता है इन ऑर्डर टू अकोमोडेट दिस इलेक्ट्रॉन द मेटल एटम मस्ट हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी जो कि ऑब्टेन करी जाती हैं बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स से। तीसरा कह रहा है बच्चों द सेंट्रल मेटल एटम कैन यूज एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ s p d orbitals for hybridization depending upon the total number of ligands. Similarly चौथे में कह रहा है the outer orbital जिसको high spin भी बोलते हो और inner orbital जिसको low spin भी बोलते हो complexes are formed depending upon whether outer d orbital और inner d orbitals are used. ये डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है तो इनको अच्छे से लर्न कर लेना। सिमिलरली क्या आप मुझे बता सकते हो कि CFT हमको किसने दी थी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, वो भी लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ। लिमिटेशन की बात करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तो बच्चा पहला लिमिटेशन है इट कैन नॉट एक्सप्लेन द डिटेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। सेकंड लिमिटेशन था बच्चा इसका कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थर्ड था कि ये थ्योरी फेल हो गई थी डिस्टिंक्शन करने के लिए बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स। एंड फोर्थ वीवीटी का लिमिटेशन था कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लास्ट लिमिटेशन की बात करें तो बच्चा ये फेल हो गई थी टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड क्यों कुछ कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल थे एंड क्यों कुछ कॉम्प्लेक्सेस आउटर ऑर्बिटल थे। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। कह रहा है क्वेश्चन में बच्चा एक्सप्लेन करो लिंकेज आइसोमेरिज्म को एंड सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को। बात करें लिंकेज आइसोमेरिज्म की तो बोल सकते हो ये वो आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है लेकिन डिफरेंट लिंकिंग एटम रहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड। और आपको अच्छे से पता है एम्बिडेंटेट लिगेंड ऐसे लिगेंड्स होते हैं
जिसमें दो डोनर साइड्स होती है, लेकिन वो एट अ टाइम एक ही साइड यूज करता है सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो होते हैं हमारे लिंकेज आइसोमर्स। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो कोबाल्ट NH3 5 टाइम्स, और यहाँ सेंट्रल मेटल एटम से ये एम्बिडेंटेट लिगेंड नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बना रहा है। सिमिलरली ये सेंट्रल मेटल एटम से ये NO2 अब बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन की साइड से, तो ये हमारे लिंकेज आइसोमेरिज्म है। कमिंग टू सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कह सकते हो ये वो आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन ये डिफर करते हैं इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट यानी कि H2O मॉलिक्यूल जो कि प्रेजेंट रहते हैं एज लिगेंड्स एंड एज काउंटर आयंस, राइट, इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अगर एग्जांपल की बात करें तो बच्चा देखो CrH2O, अब यहां देखो ये H2O एक्ट कर रहा है एज अ लिगेंड, कितने हैं 6, यहां देखो H2O कितने हैं 5, और एक आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है यानी कि एज काउंटर आयन प्रेजेंट है। यहाँ तीसरे वाले एग्जांपल में देखो H2O अंदर 4 है, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन बाहर यहाँ क्या है 2, तो सॉल्वेंट यानी कि वाटर डिफर कर रहा है एज इनसाइड एज लिगेंड, और कैसे वो प्रेजेंट एज काउंटर आयन, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिफर कर रहे हैं, तो इसी टाइप के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। बात करें इस कंपाउंड की बच्चा, तो वाटर एज अ लिगेंड प्रेजेंट होने की वजह से या एज बाहर काउंटर आयन होने की वजह से इनका कलर भी चेंज हो जाता है। इस कंपाउंड का कलर होता है बच्चा वायलेट, इसका होता है ब्लू ग्रीन, एंड इस कंपाउंड का होता है डार्क ग्रीन, राइट। अगर इनकी नोमेनक्लेचर देखना चाहते हो कि कैसे इनका नेमिंग होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां से चेकआउट कर सकते हो कि हाउ टू नेम द आईयूपैक नोमेनक्लेचर, हाउ टू डू द नोमेनक्लेचर ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, राइट। और जाते जाते एक चीज और बता देना बच्चा कि कभी कभी मैंने देखा है पूछ लिया जाता है कि CFSE की फुल फॉर्म क्या है। बिल्कुल एमसीक्यू में जिंदा क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट डिट्टो के CFSE की करेक्ट फुल फॉर्म बताओ, तो प्लीज इसका फुल फॉर्म जरूर कमेंट कर देना, एंड मुझे जरूर बताना आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। कमेंट डाउन योर सिटी नेम। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।